नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बिग न्यूज में सबसे पहले बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास रहा। भारत और अमेरिका की दोस्ती को एक नई ऊंचाई मिली है। पीएम मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुनाई दिए। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान नेता बताते हुए कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पीएम मोदी को बहुत मिस किया। अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की भी पेशकश की है। साथ ही मुंबई हमले के आतंकी तैमूर राणा को अमेरिका जल्द भारत भेजने की बात भी कह रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात को प्रधानमंत्री मोदी ने भी शानदार बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती मिसाल बनेगी। अमेरिका के साथ भारत की और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, आगे हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 16 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और 19 या 20 फरवरी को दिल्ली को नया सीएम मिल सकता है। इसके बाद हमारी अगली खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी है। ऐसी खबर आ रही है कि होली से पहले बीजेपी को जेपी नड्डा की जगह बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया क्या है और इस बार किस प्रदेश के नेता को बीजेपी की कमान मिल सकती है, इस बारे में हम आपको रिपोर्ट बताएंगे। इसके बाद हम आपको हरियाणा से भी जुड़ी हुई एक खबर दिखाएंगे। हरियाणा विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए ओरिएंटल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, सीएम सैनी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर और सीएम सैनी ने नवनिर्वाचित विधायकों को क्या संदेश दिया है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद पुलवामा हमले की 6ठी बरसी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वीर सपूतों के याद में क्या कुछ कहा, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर और इन तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर रहे थे। इस दौरान व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों ही नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर सार्थक बात भी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ मिलकर काम करने का भरोसा जताया है। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि ट्रंप के साथ फिर से काम करने का अवसर मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। ये मुलाकात है बेहद खास। 1 और 1 11 जैसी दोस्ती की है बात। ट्रंप मोदी से बोले, वी मिस्ड यू। We missed you a lot. ये तस्वीर, ये मुलाकात दुनिया याद रखेगी। विश्व के 2 सबसे बड़े देशों के 2 नेताओं का ये महामिलन बहुत ही खास है। व्हाइट हाउस में जब मोदी पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ उनके सत्कार में जुट गए। हाथ मिलाकर, गले मिलकर दोस्तों की तरह अपनापन भी जताया। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत अमेरिका के बीच दोगुना व्यापार कैसे हो, $500 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य तय हुआ। रक्षा सहयोग के तहत अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान देगा। दोनों देशों की वार्ता में लगभग 10 साल का फ्रेमवर्क तैयार हुआ। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हर फ्रंट पर तेजी से काम होगा। मोदी ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, लोगों के बीच आपसी संबंध और क्षेत्रीय और कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट
जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। दोनों देशों के बीच आतंकवाद को लेकर चर्चा हुई। ट्रंप ने मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी का भी ऐलान किया। I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice as we deepen our defense. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर भारत का रुख साफ किया, साथ ही अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर मिलकर काम करने का संकल्प भी दोहराया। कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं, उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं। व्यापार से इतर दोनों देशों के बीच कई अहम करार हुए। पीएम मोदी से मुलाकात करने एलन मस्क भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। पीएम मोदी की इस मुलाकात का आने वाले दिनों में भारत के लिए कितना सकारात्मक असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री और ट्रंप की ये दोस्ती वाली मुलाकात लोगों के जहन में ताजा होगी। पीएम ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो समाचार। अमेरिका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की ट्रंप के साथ कई अहम विषयों पर बात हुई है। इनमें आतंकवाद, खालिस्तान, अवैध प्रवासी, रूस यूक्रेन जंग और बांग्लादेश का मुद्दा भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा है कि इन तमाम चुनौतियों का अमेरिका और भारत मिलकर सामना करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की ये तस्वीर नए भारत की तस्वीर है। ये तस्वीर दो बेहद खास दोस्त के मिलन की है।
ये तस्वीर दो लोकतांत्रिक देशों के आपसी सहयोग की है। ये तस्वीर भारत और अमेरिका के बीच विश्वास की है। ये तस्वीर चीन पाकिस्तान को टेंशन में लाने की है। ये तस्वीर आतंक के खिलाफ लड़ाई की है। ये तस्वीर आपसी सहयोग से विकसित भारत बनाने की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया की निगाहें टिकी थी। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या पीएम मोदी इस बार भी अमेरिका को साधने में कामयाब होंगे? क्या पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती वैसी ही दिखेगी जैसे ट्रंप के पहले कार्यकाल में था? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे प्रिय मित्र पीएम मोदी से मिलकर खुशी जाहिर करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ देंगे? और इन तमाम सवालों पर विराम तब लग गया जब दोनों वर्ल्ड लीडर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए कहा, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें फिर से साथ काम करने का मौका मिला है। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। रूस यूक्रेन जंग पर मीडिया सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस विषय पर भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है शांति। राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति को लेकर जो कदम उठाया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। वहीं खालिस्तान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछली सरकार में ऐसी बहुत चीजें हुई जो ठीक नहीं थी। हम अपराध को काबू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a
very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. इस दौरान दोनों नेताओं में टैरिफ को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाते रहेंगे। अब खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। जानकारी के मुताबिक होली से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी और बहुत संभव है कि इस बार दक्षिण भारत से किसी नेता को बीजेपी की कमान मिले। इसमें कोई शंका नहीं है कि बीजेपी के लिए बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बेहद शानदार रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार कमल खिला है, तो दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की हैट्रिक लगी है, लेकिन बतौर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लिहाजा काफी समय से इस बात की अटकलें हैं कि बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है और अब खबर आ रही है कि होली से पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रदेश से होगा। तो राजनीति की समझ रखने वाले मानते हैं कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत से किसी नेता को पार्टी की कमान सौंप सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव है जब आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो जाएं। ऐसे में फरवरी के आखिरी तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। यहाँ आपको बता दें कि जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव 2029 उसी के नेतृत्व में लड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। ऐसे कई नाम हैं जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है, लेकिन साफ तौर पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने फैसले से चौंका डालती है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद सरकार के गठन का इंतजार है, जिसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। खबरों की माने तो 19 या 20 फरवरी को बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें प्रमुख प्रवेश वर्मा, दूसरा नाम सतीश उपाध्याय, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रवेश वर्मा की, जिन्होंने 2013 में राजनीति में रखा कदम और महरौली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद वे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बने और जीत हासिल की। 2025 विधानसभा चुनाव में वे नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बने और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा नाम जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा में है वो है सतीश उपाध्याय का, जिन्होंने मालवीय नगर सीट से 2025 का चुनाव जीता। ये दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष और वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी हैं। आपको बता दें कि सतीश उपाध्याय मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। तीसरा नाम जो मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा में है वो है मोहन सिंह बिष्ट, जो बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही राजनीति में कदम रखा। 1976 में वे भारतीय जनसंघ से जुड़े। 1992 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। इसके अलावा वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे, जिन्हें बीजेपी ने मुस्तफाबाद से 2025 विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल की। चौथा नाम जो चर्चा में है वो है आशीष सूद, जो बीजेपी के पंजाबी चेहरा हैं। वे पार्षद रहे हैं
इसके अलावा वे दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे हैं और अभी वे गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। आपको बता दें कि आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। उनके केंद्रीय नेताओं के साथ करीबी संबंध हैं। वे डीयू के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। पांचवां नाम विजेंद्र गुप्ता का है, जिन्होंने रोहिणी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। इससे पहले भी वो 2 बार 2015 और 2020 में रोहिणी में जीत हासिल कर चुके हैं। अगर हम उनके चुनावी सफर की बात करें तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में वो काम कर चुके हैं। साथ ही वे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी नजर आ चुके हैं। छठा नाम रेखा गुप्ता का है, जिन्होंने शालीमार गार्डन से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अगर हम उनके चुनावी सफर की बात करें तो वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा वे 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गईं। फिर वो दोबारा 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गईं। वे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। साथ ही वे बीजेपी दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव हैं। और आखिरी नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का, जिन्होंने 2025 के चुनाव में राजौरी गार्डन से जीत हासिल की है। वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। सिरसा 2013 में पहली बार इसी सीट से विधायक बने थे। अकाली दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2017 के उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में अकाली दल को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके अलावा कई और नाम जो चर्चा में हैं वो हैं शिखा राय, नूपुर शर्मा और अभय वर्मा। बहरहाल सीएम पद की रेस में कई नाम सामने तो आ रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। क्या बीजेपी एक बार फिर लोगों को सरप्राइज फेस देती है? क्या वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तरह एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चंडीगढ़ दौरे पर हैं। यहां हरियाणा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके उद्घाटन के मौके पर ओम बिरला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण समेत कई नेता मौजूद थे। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा का 14 फरवरी यानी शुक्रवार को पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा राज्य विधानसभा परिसर में 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके जरिए उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद विधायकों को संदेश दिया, जिससे वो एक अच्छे राजनेता बन सकें। एक अच्छा विधायक वही होता है जो विधानसभाओं के अंदर सार्थक चर्चा करे, सकारात्मक चर्चा करे, अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर चर्चा करे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इससे नए इनोवेशन के साथ चर्चा करें ताकि हम राज्य की विधानसभा से ही प्रदेश के नेता बन सकते हैं। और यही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप राज्य के नेता बन सकते हैं। आपको चुनकर एक विधानसभा के लिए भेजा है, लेकिन अगर राज्य को नेता बनना है तो आपकी जितना बेहतर आपकी विधानसभा के अंदर कार्रवाई में आपका हिस्सा होगा, जितना बेहतर संवाद होगा, उतना ही बेहतर आप काम कर पाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने सदन को मैं नहीं हम की भावना से सदन चलाने की बात कही। इस सदन को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेवारी व कर्तव्य हम सब महानुभाव का है। जैसा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अपना कार्यभार जब संभाला था, उसके उपरांत आदरणीय ओम बिरला जी ने कहा था, उनके ही शब्द हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि अलग अलग विचारधारा के कारण सदन बाधित होता है, लेकिन जब देश और समाज का सवाल आता है तो सभी को एकजुट और एक साथ होना चाहिए। यही सदन की
अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सदन का नेता होने के नाते मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जाएगा। सदन को मैं के भाव से नहीं, हम के भाव से चलाया जाएगा। हर माननीय सदस्य की बात को गंभीरता से लिया जाएगा। इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने लोकतंत्र की खूबियों को जानें। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का धन्यवाद भी किया। आज का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज सभी माननीय सदस्यगणों के लिए लोकसभा की प्राइड संस्था के द्वारा जो इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से इससे हम सभी सदस्यगणों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर किस प्रकार से विधायी संस्थाएं मजबूत हों, किस प्रकार से विधायिका और प्रभावी हो, ये एक ऐसा अभियान चला हुआ है जो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। गौरतलब है कि 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम के जरिए उन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो विधानसभा सत्र के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें और विधानसभा सत्र को चलाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। और अब खबर पुलवामा में 6 साल पहले हुए आतंकी हमले की, जिसमें भारत ने अपने 40 सीआरपीएफ जवानों को खो दिया था। इस घटना के 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन देश अपने वीर सपूतों को याद करना नहीं भूला है और उनकी याद में हर किसी की आंखें आज भी नम होती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2019 में आतंकियों की कायराना हरकत से भारत ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया था। पुलवामा की इस घटना के 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन देश सीआरपीएफ के उन जवानों को नहीं भूला है जिन्होंने भारत मां की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। पुलवामा हमले की 6वीं बरसी पर पीएम मोदी ने लिखा है, मैं पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आने वाली पीढ़ी कभी भी इन शहीद जवानों का देश के प्रति बलिदान और साहस को नहीं भूलेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि साल 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकवाद पूरी मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और पूरा विश्व इसके खिलाफ एकजुट है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक। मोदी सरकार आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलवामा हमले पर देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि 2019 में आज ही के दिन भारत ने पुलवामा में हुए भीषण आतंकवादी हमले में अपने बहादुर सीआरपीएफ जवानों को खो दिया था। देश के लिए उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों को अटूट समर्थन प्रदान करता हूं। भारत उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एकजुट है और हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ हैं। बता दें कि 14 फरवरी को पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों से भरी एक बस पर हमला कर दिया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके कुछ दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सूर्य समाचार।